सो हाय एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार आप कैसे बैंकिंग कंपनी का पीएनएल अकाउंट पढ़ सकते हो। देखो, बैंकिंग कंपनी का पीएनएल अगर आप देखोगे ना तो दूसरी सारी की सारी जो कंपनियां हैं ना उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्योंकि अगर हम बैंकिंग कंपनी की बात करें तो अगर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू ठीक है, एक्सपेंसेस है ठीक है, पर यहाँ पे देखिए आप अदर इनकम 4,000 करोड़, 8,000 करोड़, 7,000 करोड़, मतलब आप समझ रहे हो $1 बिलियन के आसपास इनके अदर इनकम्स हो रही है। तो मतलब कि ये बिजनेस में अदर इनकम भी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। मैं हमेशा दूसरे जितने भी वीडियो होता है उनमें यही बोलता हूँ कि अदर इनकम आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, पर जो बात करें अगर हम बैंकिंग कंपनी की तो यहाँ पर अदर इनकम है ना, वो भी हमारे लिए मायने रखती है। तो मैंने पिछली बार की तरह ही बैंकिंग कंपनी की भी एनुअल रिपोर्ट खोल ली है। यहाँ पर है हमारी कंपनी की जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर है मेरे सारे के सारे नोट्स। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करी जाए सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न इनकम की, तो वो है 1,70,000 करोड़। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि 1,70,000 करोड़ कितने होते हैं। देखो, बैंक के केस में आपको क्लियरली पता है कि बैंक का काम है बस ब्याज पे पैसे देना। तो इंटरेस्ट अर्न जो होता है मतलब कि दूसरे के लिए इंटरेस्ट नॉर्मल इनकम होती है, बट बैंक के केस में इंटरेस्ट उसकी मेन इनकम होती है। तो अगर आप देखोगे इंटरेस्ट और डिस्काउंट और एडवांस और बिल्स, ठीक है, मतलब कंपनी ने कुछ डिस्काउंट दिया एडवांस पर तो उसको, मतलब देखो मैं बिल्स आपको समझाता हूँ। बिल पेबल और बिल रिसीवेबल होता है। देखो जैसे कि मैं एक पार्टी हूँ ठीक है, मेरा एचडीएफसी में खाता है, मैं बोलूंगा कि एक काम करे बिल्स पेबल एक पर्ची ले, ये मैं तेरे को 90 दिन बाद पेमेंट करूंगा। मतलब कि वो एक तरीके से सॉर्ट ऑफ आप ये समझ सकते हो कि मैंने आपसे 3 महीने का लोन ले लिया, मतलब आपसे मैंने कुछ प्रोडक्ट लिया तो उसको मैंने बोला कि मैं 90 दिन में दूंगा, ये बिल्स पेबल है। तो अगर आप वो बिल्स लेके अगर बैंक के पास में जाओगे तो बैंक आपको थोड़ा बहुत उस पर डिस्काउंट देके, मतलब मान लो 50,000 का बिल है तो उस पर आपको 49,000, 48,000 ऐसे कुछ दे देगी, और बाकी का सारा पैसा आपको दे देगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बिल्स क्या होते हैं। मतलब ये समझ लो कि आपको किसी से पैसे लेने हैं तो बस आप उसका वो कार्ड लेकर जाओगे और बोलोगे कि भाई ये भी तेरी बैंक का अकाउंट है तो मेरे को इसका बदले दे दे। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं बहुत ही नॉर्मली समझा रहा हूँ। अदरवाइज ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो अकाउंटिंग में बहुत, मतलब पूछो मत मैंने क्वेश्चन कैसे कैसे करे। इसके अलावा देखो इनकम और इन्वेस्टमेंट, अब बैंक ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करती है तो वहां से भी बैंक को 31,000 करोड़ की इनकम हुई है ठीक है। और बैंक जो है ना अपना बैलेंस आरबीआई और इंटर बैंक को देती है। मान लो मैं एक बैंक हूँ, एक आप बैंक हो, आपको मान लो कि एकदम से पैसों की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ने आपके यहाँ से पैसे निकाल लिए, तो अब आपको फुलफिल तो करना पड़ेगा क्योंकि बैंक का एक स्पेसिफिक रेशो है 4, 4.5 था, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 6, 6.5 पे आ गया है। तो उसको मेंटेन करना ही पड़ता है। तो उसके लिए देखिए इंटर बैंक वगैरह में जो बैंक ने दिए थे पैसे आरबीआई वगैरह को, उससे 1149 करोड़ की इनकम हुई है। और कुछ अदर इनकम है जिनसे कि टोटल लिमिट में 2664 करोड़ की बैंक को इनकम हुई है। और ये बैंक कौन सी है आपको पता है, एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, तो चलिए अब अदर इनकम के बारे में बात कर लेंगे। तो एच डी एफ सी बैंक की अदर इनकम भी 33,000 करोड़ के आसपास है। तो चलिए इसको भी हम एनालिसिस करते हैं। देखो, अब बैंक की अदर इनकम क्या क्या है, एक तो कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज, मतलब आपको पता है एचडीएफसी का खुद का ब्रोकरेज वगैरह भी चल रहा है। अब देखिए बैंकों को यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट इसने सेल्ड किए है ना, उस पर इसको लॉस हुआ है। और कुछ इन्वेस्टमेंट को इसने रिवैल्यू किया है, उन पे भी इसको लॉस हुआ है ठीक है। और इन्होंने एक बिल्डिंग वाली एसेट बेची इनकी, जिसमें इनको प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि मान लो वो बिल्डिंग थी बुक्स में 100 करोड़ की, इन्होंने उसको 193 करोड़ में बेच दी है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको 93 करोड़ का प्रॉफिट क्लियरली दिख रहा होगा। इसके अलावा कंपनी ने डेरिवेटिव वगैरह ट्रांजेक्शन करती है, मतलब खुद को बैंक का क्या है कि हेज करती है खुद की, मतलब कि जो रिस्क है ना उसको इधर उधर बांट के रखती है। तो मान लो बहुत सारे इनके पास में फॉरेन करेंसी थी, उनको इन्होंने बेचा होगा तो उससे इनको प्रॉफिट हुआ होगा। और कुछ मिसलेनियस इनकम है 4,505 करोड़ की। तो ऐसे करके एच डी एफ सी बैंक की 33,912 करोड़ की इनकम है। और पता नहीं मेरी आज स्टडी लैंपो को क्या हुआ है, साला बार बार बस लपजप ही कर रहा है। अब चलिए देखिए, बैंक में दो तरह की ही इनकम होती है, हमने दोनों इनकम को अच्छे से देख लिया। अब हम एक्सपेंडिचर के आगे बढ़ते हैं। देखो, बैंक की जो सबसे बड़ी इनकम है ना वही उसका सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर भी है, क्योंकि बैंक अपने जैसे नॉर्मल व्यक्ति से पैसे लेती है और आगे बिजनेसमैन वगैरह को पैसे देती है, तो उनसे भी इंटरेस्ट कमाती है और इंटरेस्ट ही देती है। तो जो इसका पहला हेड है ना वो इंटरेस्ट एक्सपेंस का ही है। तो अगर इसको हम खोलेंगे तो देखो, जो डिपॉजिट करते हैं, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक डिपॉजिट करती है उस पर बैंक ने 61,509 करोड़ की एक्सपेंस करी है, मतलब इतने लोगों को इंटरेस्ट दिया है। इसके अलावा आरबीआई और इंटर बैंक से भी बोरोइंग करी है तो 12,796 करोड़ है। जबकि बैंक को इंटर बैंक से कितना रिसीव हुआ है, 1149 करोड़। मतलब बैंक ने इंटर बैंक बोरोइंग बहुत ज्यादा करके रखी है। इस हिसाब से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और लास्ट में अदर इंटरेस्ट वगैरह, मतलब कहीं दूसरी जगह से भी इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है तो वो है 3400 करोड़, 3400 करोड़ का। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा 77,779 करोड़ का फिगर आया। फिर बैंक को भी देखो यार, चलाने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगती है, देखो एम्प्लॉय है, बहुत सारा रेंट है, पेमेंट, देखो पेमेंट टू द प्रोविजन टू एम्प्लॉइज, देख लो 20,000 करोड़, तो मतलब कि एचडीएफसी बैंक अपने एम्प्लॉय को ऑफर दे रही है 20,000 करोड़। आप समझ रहे हो, मतलब ये छोटा मोटा फिगर नहीं है। फिर रेंट वगैरह, अब देखिए 2244 करोड़, मतलब 2,000 करोड़ से ऊपर बैंक रेंट टैक्सेस ही दे रही है। और प्रिंटिंग स्टेशनरी, आपको पता है बैंक में स्टेशनरी कितनी होती है, क्योंकि जगह जगह पे बोलते हैं ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, तो उसमें भी देखिए प्रिंटिंग में ही 732 करोड़ का खर्चा हो गया। मतलब जितना नॉर्मल छोटी मोटी कंपनियों का, जैसे अमन ने अभी केकेसीएल का किया था, तो उसका इतना तो रेवेन्यू था जितना इसका प्रिंटिंग पे खर्चा हो रहा है। इसके अलावा कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे हुआ है। अब देखो डिप्रिसिएशन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर कोई भी असेट है तो बैंक उसको एक साथ राइट ऑफ करने की जगह पे थोड़े थोड़े समय में राइट ऑफ करती है, क्योंकि आपको पता है समय के साथ में किसी भी चीज की वैल्यू गिरती जाती है, तो वही गिरती हुई वैल्यू को एडजस्ट करते हुए डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया जाता है। तो डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज हो गया। अब डायरेक्टर की फीस वगैरह, मतलब मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी मैंने बहुत ही कम देखी है जो कि डायरेक्टर वगैरह को जो फीस है ना वो बहुत ही कम दे रही है। क्योंकि एचडीएफसी, आप सोच रहे हो, भारत की सबसे बड़ी बैंक है मार्केट कैप के हिसाब से, और उसके डायरेक्टर्स पैसे कितने ले रहे हैं, 14 करोड़ मात्र। मतलब ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ऑडिटर्स वगैरह को भी 7 करोड़ जा रहे हैं, मतलब सोच लो, हम जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको ही ऑडिटर के रिगार्डिंग 7 करोड़ दे रही है, पर जो डायरेक्टर है जो बड़ी पोस्ट पे है उनको बस 14 करोड़ दे रही है। मतलब बैंक वहां पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रही है। उसके अलावा पोस्टेज टेलीग्राम और इंश्योरेंस वगैरह है, और अदर एक्सपेंडिचर। देखो अभी अदर एक्सपेंडिचर है ना, यहाँ पे एक नीचे लिखा है, देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ा करो। अब इसमें क्लियरली लिखा है कि अदर एक्सपेंडिचर में क्या क्या है, प्रोफेशनल फीस है, कमीशन टू सेल्स एजेंट है, कार्ड एंड मर्चेंट एक्वायरिंग एक्सपेंसेस है। मतलब देखो आपने देखा होगा आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो उसी को जो एक्वायर करने के लिए कॉस्ट लगती है ना, वो सारी की सारी इसके अंदर आ रही है। मतलब देखो पिछले साल 15,000 की हुई थी, इस साल 20,000 की हुई है। मतलब अगर देखा जाए तो श्योर शॉट 33% के आसपास इंक्रीमेंट है। चलिए, अब प्रोविजन एंड कंटिजेंसी को भी देख ही लेते हैं। तो इन्होंने शेड्यूल 8, 18, 11 को रिफर करने को बोला है, तो बहुत मुश्किल से हमने ढूंढ लिया है हमारा प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। तो देखो प्रोविजन एंड क्रेडिट, देखो सबसे ज्यादा कंपनी को प्रोविजन काम पे रखता है। प्रोविजन मतलब कि हम वो रहे अवेयर, मतलब कि यहाँ पे हमको नुकसान हो सकता है, मतलब मे बी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपने अगर किसी को 1,000 रुपए उधार दिए, मान लो बहुत सारे छोटे छोटे को दियो, तो आपको पता होता है कि उसमें से 900 950 ही रुपए वापस आएंगे, 50 1 रुपए साला कोई ना कोई खा ही जाएगा। तो देखो इन्होंने जो अपनी प्रोविजन फॉर रिवार्ड पॉइंट, मतलब क्रेडिट कार्ड का जो है, क्रेडिट कार्ड में एचडीएफसी बैंक रिवार्ड पॉइंट देती है, तो उसके लिए उन्होंने 635 करोड़ अलग ही रखे। फिर इस साल, मतलब ये तो ओपनिंग बैलेंस था, फिर इस साल उन्होंने 553 करोड़ का रिवार्ड पॉइंट दिया भी है। और यूटिलाइजेशन राइट बैक करके क्लोजिंग में इनका फिर भी 696 करोड़ का, मतलब कि रिवार्ड पॉइंट के लिए इन्होंने प्रोविजन बना के रखा है कि अगले साल, देखो ये जो पिछले साल की वैल्यू है ना, यहाँ पे जो आपको दिख रही है, ये अगले साल वापस यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर हम 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो जो 696 करोड़ है ना, ये ऊपर आ जाएगा। मतलब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहता है ना, वो ओपनिंग हो जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मल है 31 मार्च को अगर कुछ चीज क्लोजिंग है तो वो 1 अप्रैल को ओपनिंग होगा ही सही। इसके अलावा देखो इन्होंने लीगल एंड अदर कंटिजेंसी, मान लो कोई लीगल लाइबिलिटी चल रही, किसी ने केस कर दिया होगा, तो उसके लिए इन्होंने 536 करोड़ का किया था। ठीक है, और फिर 6 करोड़ का इन्होंने और भी उसके अंदर प्रोविजन कर लिया, तो टोटल कितना हो गया इनके पास में, 542 करोड़ का टोटल प्रोविजन है। अब देखो फ्रॉड अकाउंट रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, उसके लिए भी इन्होंने प्रॉपरली वो सब कुछ रखा है। तो देखो इसमें क्लियर लिखा है अबाउट टेबल प्रेजेंट ऑल फ्रॉड्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 1417 करोड़ ऑफ कस्टमर लायबिलिटी अमाउंट जनरल रिपोर्टेड करंट ईयर बेसिस आरबीआई एडवाइजरी। देखो बैंक में मतलब कि कुछ भी फ्रॉड हो जाता है ओटीपी ओटीपी से, तो शायद उसमें भी पैसा मिलता है, तो उसी के ही रिगार्डिंग है कि यहाँ से 1417 करोड़ जो कस्टमर है इन्होंने केस किया है, तो उसको 79 करोड़ रुपए के आसपास देना है। तो देखो इस साल इन्होंने दिखाया कि 3726 है, तो उसमें 1417 ये भी इंक्लूडेड है, और अमाउंट जो देना है उसके अंदर भी 79 करोड़ का इंक्लूडेड है। और अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड नेट ऑफ रिकवरीज, अब देखो कुछ अमाउंट यहाँ से रिकवर भी हो जाता है, जैसे वो अकाउंट को फ्रीज कर दिया और वहां से पैसा निकाल दिया, तो उसका भी इनको पास में 361 करोड़ का प्रोविजन था, तो वहां पे यूज होगा। और अनअमोर्टाइज्ड प्रोविजन डेबिटेड फ्रॉम अदर रिजर्वेज, अब देखो इन्होंने कुछ अदर अनअमोर्टाइज्ड, मतलब कि कुछ अमोर्टाइज होता है, जैसे हमने गुडविल को बताया था कि वो अमोर्टाइज होती है, तो उसी का ही कुछ प्रोविजन है जो कि पड़ा है, जो कि यहाँ पे जीरो है, मतलब मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं वो। तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो कंपनी के ऊपर मेरे को तो कोई भी कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं दिखी। कंटिजेंट ऐसी है कि जैसे कि मान लो आपके ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में आपको बोला है कि जैसे कि वो मानहानि के केस होते हैं ना, कि 10 करोड़ देने पड़ेंगे, 15 करोड़ देने पड़ते हैं, तो कंपनी को, मतलब जो बैंक है वगैरह या फिर कोई भी कंपनी, उसको कंटिजेंट में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना ही पड़ती है, क्योंकि हो सकता है केस हार जाए, अगर हार गए तो अपने को पैसा देना पड़ेगा।
तो उसी के रिगार्डिंग ये सब कुछ बनता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इनको भी। अब देखो कंपनी को फिर जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो देखो इस साल का जो हुआ है वो 46,000 करोड़ का हुआ है। ठीक है, उसमें से माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है कि जब कोई कंपनी को एक्वायर करती है ना, तो उसमें से बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कि एक्वायर होना ही नहीं चाहते। मान लो हमने किसी कंपनी का 90% हिस्सा एक्वायर कर लिया, ठीक है, और बाकी का बचा वो 5%, 10% तो दूसरे लोगों के ही पास में है। तो जो दूसरे लोग हैं ना वो माइनॉरिटी हो गए, मतलब कि देखो अपन मेजोरिटी बन गए 90% एक्वायर करके। अब जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो तो बोलेंगे कि भाई हमारा प्रॉफिट हमारा अलग रहना चाहिए। मान लो किसी कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 90 रुपए का तो अपना है, क्योंकि 90% शेयर होल्डिंग अपनी है। पर बाकी की जो 10% शेयर होल्डिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, मतलब जो छोटे छोटे शेयर होल्डर है ना, तो उनके लिए फिर ये अलग से पैसा लेस कर दिया जाता है। तो मतलब जो भी एचडीएफसी बैंक ने अभी मेरे हिसाब से खुद का ही एक्विजिशन खुद के अंदर हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग होगा कि कुछ लोगों ने मतलब कि एक्वाइजिशन के खिलाफ होंगे, या फिर उनका मन होगा कि हम तो देंगे ही नहीं, मतलब कि शेयर होल्डिंग हमारी देंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों का कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसी का दिखा रहा है कि कंपनी ने 151 करोड़ की माइनॉरिटी इंटरेस्ट का प्रॉफिट हटा दिया। तो उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट इस साल हुआ है ना, वो हुआ है 45,997। मतलब मैं तो 46,000 करोड़ का ही समझ रहा हूँ इसको। और जो पिछले साल का प्रॉफिट था कंपनी का, वो मतलब कि पिछले साल से जो ब्रॉड फॉरवर्ड होते हुए आ रहा है, वो था कुछ 99,000 का, जो कि कंपनी ने कर दिया है। अब देखो कुछ अप्रोप्रिएशन बनाती है बैंकिंग में, यही अच्छी बात है कि देखो उन्हें स्टेचुटरी रिजर्व लगाना पड़ता है, कि जो आरबीआई बताती है कि आपको इतना तो रिजर्व रखना ही पड़ेगा। फिर कुछ जनरल रिजर्व रखती है कि मान लो मेरे पास एक साथ इतने कस्टमर आ गए तो उनको पैसे कैसे क्या दूंगा, तो उसका भी इन्होंने बनाया है। फिर स्पेशल रिजर्व भी होते हैं कि जैसे मान लो कि मान लो बाद में बैंक बाईबैक वगैरह कुछ करेगी, तो अभी से स्पेशल रिजर्व बना लेती है। और कैपिटल रिजर्व भी है, पर ये तो बहुत छोटा है। इसके अलावा कंपनी के इन्वेस्टमेंट है ना, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब देखो इन्होंने कुछ ट्रांसफर अमाउंट भी किया है, कि जो इनका इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट था ना, उसमें से इन्होंने 294 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए, मतलब नॉर्मल उनको पैसे बना लिए, ठीक है। मतलब देखो रिजर्व कुछ हो जाता है तो मतलब रिजर्व आपने भी, वो रिजर्व पैसा मतलब कि बिल्कुल एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है उस एक्सपेंसेस के लिए, पर इन्होंने वहां से निकाला है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको समझना चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है ना, उसमें भी इन्होंने ट्रांसफर करा है। मतलब देखो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने 82 करोड़ अलग से रख दी है। अब देखो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो डिविडेंड भी अप्रोप्रिएशन के अंदर आता है, तो 8,604 करोड़ डिविडेंड में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अब बता क्या है, ये बाकी का जो बैलेंस है ना, वो कंपनी, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो जैसे कि 8,604 करोड़ का डिविडेंड ज्यादा बड़े शेयर होल्डर को देंगे, तो जो माइनॉरिटी बचेंगे एक्विजिशन वाले, आपको अभी ऊपर बताया था, उनको भी 62 करोड़ का उसमें जाएगा इसे, ठीक है। अब इसके अलावा बैलेंस कैरिड आउट हो रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, 1,20,000 करोड़ रुपए इन्होंने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। तो देखो कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई है, बेसिक जो है ना वो 82.64 है, और जो डाइल्यूटेड है वो है 82.27। अब देखो अगर आपको ईपीएस दो तरीके के मिलते हैं, बेसिक और डाइल्यूटेड, तो हमेशा फोकस जो डाइल्यूटेड है ना उस पर करो, क्योंकि डाइल्यूटेड का मतलब है कि आगे जाके यही ईपीएस बनेगा। क्योंकि देखो बेसिक ईपीएस ये है कि अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से कर दिया जाता है, पर जो ये डाइल्यूटेड है ना, इसमें दिखाया जाएगा कि आगे जाके भी कुछ चीजें अगर शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो रही है, लाइक बॉन्ड भी कन्वर्ट होते हैं, या फिर इसॉप्स वगैरह कंपनी देती है वो भी कन्वर्ट होते हैं। तो डाइल्यूटेड वो सारी का सारा मतलब कि एक ट्रू पिक्चर रखता है किसी भी कंपनी की। तो ये बैंकिंग में अगर किसी भी चीज पे मैं फोकस करूंगा तो मैं इस पे करूंगा। तो ये अगर देखा जाए तो ज्यादा फर्क नहीं है, बट आई होप आप समझ रहे होंगे कि कुछ ना कुछ तो कंपनी मतलब कि शेयर वो कर रही है। तो बस यहीं पे जाके वीडियो एंड हो जाता है, क्योंकि हमने पूरी पूरी बैलेंस शीट पढ़ ली है मेरे हिसाब से। सो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अन्यथा इसके बाद में हम ये सीखेंगे कि आप आखिरकार बैलेंस शीट कैसे पढ़ सकते हो, और बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखनी चाहिए। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।